तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर हमारा एमसी कोरिन उस स्नेक के अंदर आ चुका होता है और हमारी प्रिंसेस मरियम को रोकने का पूरा ट्राई कर रहा होता है। साथ ही साथ उसने मिडगार्ड ऑर्म को भी पकड़ लिया होता है। मरियम भी कहती है इस ऑर्म को जाने दो, नहीं तो तुम एक कुत्ते की मौत मरोगे और मैं भी इस स्पेल को नहीं रोकने वाली। यह मेरा फेथ है। कोरिन भी कहता है फेथ, हाँ इसे कहना बंद करो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ इस बेकार के फेथ को टुकड़ों में तोड़ने के लिए। इस बात को सुनकर मरियम भी चिल्लाते हुए कहती है मिडगार्ड और पहले ही चालू हो चुका है तो तुम क्या सोचते हो, तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर। कोरिन भी मन में सोचता है हाँ मुझे पता है यह मिडगार्ड और तब तक चलता रहेगा जब तक कि कास्टर की लाइफ पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, यानी कि प्रिंसेस मरियम की। लेकिन और कहता है अगर यह सिर्फ एक लाइफ से ही चालू हो सकता है तो दूसरी लाइफ से यह बंद भी हो सकता है। जहाँ पर इस टाइम पर वह अपनी लाइफ फोर्स को उस ऑर्म में डालने लगता है। प्रिंसेस मरियम भी कहती क्या क्या कर रहे हो तुम। नो वे, तुम कह रहे हो कि तुम अपनी लाइफ को दांव पर लगा कर इसे रोकने वाले हो और क्या तुम्हें लगता है कि इस चीज को देखकर मैं गिव अप कर दूंगी। आखिर तुम मुझे रोकने के लिए इतना आगे क्यों जा रहे हो और आखिर तुम्हें इससे क्या मिलेगा। कोरिन भी कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है मैं कुछ पाना चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ किसी और चीज को खोना नहीं चाहता। मरियम भी चौंक जाती हुई कहती क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पर वह स्नेक भी काफी जोर की दहाड़ मारता है और सारे स्नेक्स काफी तेजी से अटैक करना चालू कर देते हैं। जहाँ पर एलिसा साथ ही साथ हाउरेंड काफी तेजी से उन स्नेक्स का मुकाबला कर रहे होते हैं। जहाँ पर डेमी ह्यूमंस का लीडर इस टाइम पर बेबस दिखाई दे रहा होता है और वह मन में सोचता है तो इस तरीके से मैं मरने वाला हूँ। तभी हमें प्रिंसेस मरियम की एक पुरानी मेमोरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें आसमान में चमक रहा होता है क्रिम्सन फुल मून और यही वह दिन था जिस दिन प्रिंसेस मरियम ने अपनी मदर को खो दिया। लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो कोरिन उसकी मेमोरीज में पहुंच चुका होता है और आगे कहता है क्या ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मिडगार्ड और हम दोनों की लाइफ फोर्स को खींच रहा है। यही तो प्रिंसेस मरियम की सबसे खतरनाक नफरत का सोर्स है, उसकी सबसे बेकार मेमोरी। लेकिन वह छोटी मरियम खड़ी होती हुई कहती है नहीं, तुम अब भी मुझे नहीं समझ पाए हो। असली नरक तो इसके बाद शुरू हुआ था। मेरे फादर जो कि डेमी ह्यूमंस के साथ वॉर लड़ने के बाद शांति चाहते थे, उन्होंने इस इंसिडेंट को एक एक्सीडेंटल डेथ के रूप में ट्रीट किया। भेदभाव का बहाना देकर मेरी बहन स्टेला ने डेमी ह्यूमंस को छुपाया और अंत में मैंने अपनी लाइफ को रिवेंज के लिए समर्पित कर दिया। इसके लिए मैंने मिलिट्री पावर को हथियार लिया और साथ ही साथ कैथोलिक चर्च की एक प्रीस्ट बन गई, यानी कि एक सेंटेस, और इससे अपनी रिवेंज को अंत तक लाई, वो भी खुद से। हर एक पल अकेले रहने और अपनी पूरी फैमिली को खो देने के बाद मेरी मेमोरी का हर एक पल काफी ज्यादा ही डरावना था, काफी डरावना। कोरिन भी कहता है मैं समझ सकता हूँ। जिस बात को सुनकर मरियम भी चिल्लाते हुए कहती है बेतुकी बातें करना बंद करो, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती क्योंकि तुमने अपनी फैमिली को कभी खोया ही नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम्हारी फैमिली इंपीरियल कैपिटल में काफी अच्छी लाइफ जी रही है। अगर जब मैं उन्हें मार दूंगी और तुम्हारे सामने रख दूंगी तब तुम्हें पता चलेगा मेरा दुख। लेकिन तभी कोरिन कहता है नहीं, मैंने अपनी फैमिली को पहले भी खोया है। और अगले ही पल कोरिन की मेमोरीज में आ चुकी होती है प्रिंसेस मरियम। प्रिंसेस भी वहां पर आने के बाद कहती है क्या अब तुम मुझे क्या दिखाने का ट्राई कर रहे हो। लेकिन तभी वह एक तरफ देखती है जहाँ पर कोई रो रहा होता है और कहता है मरियम तुमने ये ऐसा क्यों किया। वहां पर होता है कोरिन जिसकी बाहों में पड़ी हुई होती है मरी हुई प्रिंसेस मरियम, जो कि कहती है मैं अपने आप को नहीं रोक पाई कोरिन। जहाँ पर असली प्रिंसेस मरियम चलाते हुए कहती है क्या तुम मुझे ऐसा दिखाने का ट्राई कर रहे हो कि मेरा ये रिवेंज एकदम मीनिंगलेस है। मुझे इन बकवास चीजों को दिखाना बंद करो, मैंने फ्यूचर पहले ही देख रखा है। लेकिन तभी कोरिन कहता है यह फ्यूचर नहीं है, तुम शायद विश्वास ना करो लेकिन यह पहले ही हो चुका है। और ऐसा कुछ होने के बाद मैं लाइफ में 3 साल पहले आ गया। जिस बात को सुनकर तो प्रिंसेस मरियम को भी यकीन नहीं हो रहा होता। वह भी कहती क्या। कोरिन कहता है हाँ, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी डेथ एक ऐसी चीज है जो कि मेरी पास्ट लाइफ में पहले ही हो चुकी है। मरियम भी चलाते हुए कहती है नॉनसेंस काफी होगी सर कोरिन, क्योंकि रायफाल ने मुझे मेरा फ्यूचर पहले ही दिखा दिया है। तो अंत में सारी चीजें फेथ के अकॉर्डिंग होने वाली है, कुछ ऐसा जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन तभी वे दोनों हमारे कोरिन की एक और मेमोरी में आ जाते हैं जहाँ पर एक प्यारी सुबह हो रही होती है और कोरिन कहता है मैं फेथ के बारे में बात नहीं कर रहा, यह एक ऐसी फैमिली की स्टोरी है जिसे मैं पहले ही खो चुका हूँ। इस लाइफ में तो तुम मुझे लुभाने में फेल रही, लेकिन पास्ट में तुमने ये कर दिखाया था और हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन चुके थे। अपने सामने के इस सीन को देखकर मरियम को भी यकीन नहीं होता, वह भी कहती है ये फेक है। कोरिन भी कहता है क्या सच में ये सारी चीजें तुम्हें फेक दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर कोरिन के इस मेमोरी में वह मरियम कहती है मुझे माफ करना, मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के साथ रहना चाहती थी, मॉम मुझे माफ करना। और ऐसा कहते हुए वह वहीं पर अपना
दम तोड़ देती है। जहाँ पर कोरिन अपने मन में सोचता है मैं वोल्टजार को इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने से रोकना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी भी इनोसेंट डेमी ह्यूमन की लाइफ ऐसे ही दांव पर लग जाए और खत्म हो जाए। लेकिन इस टाइम पर मैं मरियम के रास्ते में सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि मैं उस फैमिली को बचाना चाहता था जिसे मैं पहले ही खो चुका हूँ। और कोरिन कहता है किसी प्यारे का छोड़कर चले जाने का दुख मैं इसे काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ। जहाँ पर उन मेमोरीज की याद करने के साथ हमारे कोरिन की आंखों में भी आंसू होते हैं और वह मुस्कुरा भी रहा होता है एक असली मर्द की तरह, जो कि अपने सीने में सारी दुख दर्द पीड़ा को छुपाए हुए अपने चेहरे पर एक स्माइल रखता है। यही तो एक असली मर्द की पहचान होती है। जहाँ पर मरियम भी इस टाइम पर उस मेमोरीज को देखने के बाद एकदम शांत रह जाती है और कहती है ठीक है मैं इस मिडगार्ड ऑर्म को रोकने वाली हूँ। जहाँ पर वह इसे रोकने का तो ट्राई करती है लेकिन तभी कुछ होता है जिसे देखकर प्रिंसेस मरियम साथ ही साथ कोरिन दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जहाँ पर वे देखते हैं इस ऑर्म पर लगा होता है एक रूइन, जिसे देखकर तो प्रिंसेस मरियम भी चौंक जाती है और ये कहती है क्या अब मुझे ये मत कहना ये है तो रूइन ऑफ कंटिन्यूटी है, इसका मतलब इसे रोका नहीं जा सकता। जहाँ पर हम वोल्टजार को देख पाते हैं जो कि कहता है तुम्हारे जितने भी स्ट्रगल हैं वो एकदम पॉइंटलेस हैं। सारे डेमी ह्यूमंस पर वे स्नेक काफी तेजी से अटैक कर रहे होते हैं। जहाँ पर स्नेक्स की इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि डेमी ह्यूमंस को भी काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होता है उन स्नेक्स से लड़ने के लिए। और वोल्टजार कहता है एक बार जब ये मिडगार्ड ऑर्म स्टार्ट हो जाएगा तो ये सिर्फ तभी रुकेगा जब सारे ही डेमी ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे और यही इस दुनिया का फेत है। तुम इससे बचकर नहीं भाग सकते कोरिन लोच। और इस चीज को देखकर तो कोरिन को भी समझ में आ जाता है, वह भी चिल्लाते हुए कहता है ये कमीना वोल्टजार। अभी मरियम भी घबरा जाती है, वह भी कहती है तो सर कोरिन फिर मैं। और साथ ही साथ कोरिन मरियम को पकड़ते हुए उसे स्नेक से बाहर गिरा देता है। मरियम भी गिरते हुए कोरिन को ही देख रही होती है और हमारा जावाज कोरिन उसे गिरते हुए देखता हुआ कह रहा होता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दोबारा खोने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ऐसा कहते हुए वह प्रिंसेस मरियम को उस स्नेक से बाहर फेंक देता है। जहाँ पर वह मिडगार्ड और अब हमारे कोरिन की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। कोरिन में मन में सोचता है वो हार्ड के साथ उस खतरनाक बैटल के बाद मेरा जितना भी माना था वह एकदम खत्म हो चुका है। लेकिन तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम बैकअप चालू हो जाता है और सारी कमांडमेंट्स का रिव्यू होने लगता है जिसे हमारा कोरिन भी नोटिस करता है। जहाँ पर सारी कमांडमेंट्स का रिव्यू करने के बाद सिस्टम हमारे एमसी कोरिन को और साथ ही साथ क्लाउस सोलस और अरिगितलाम का इफेक्ट चालू करते हुए माना को 200% से बढ़ा देता है। कोरिन में मन में सोचता है छे तुम कमीने टाटेज वोल्टजार। तभी सिस्टम देखता है कि टाटेज वोल्टजार एक काफी खतरनाक दुश्मन है और इतने खतरनाक दुश्मन के बावजूद स्टेट्स को 300% से बढ़ा दिया जाता है। कोरिन कहता है अगर तुम इंटरफेयर करोगे तो स्टोरी चेंज हो जाएगी, यह फेथ नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ जिसका मैंने डिसाइड किया है प्रोटेक्ट करने के लिए। जहाँ पर पहली कमांडमेंट तो होती है वर्ल्ड को बचाना, दूसरी कमांडमेंट मैं किसी के बुरे फेथ से कभी भी अपनी आंखें नहीं मोड़ूंगा। हीरो कोरिन लोच इस वर्ल्ड को बचाएगा और बुराई को हराएगा। जहाँ पर हमारा एमसी अपनी पूरी पावर को उस ऑर्ब में लगाने लगता है और वह भी इन पावर्स को नहीं सहन कर पाता, उसमें भी क्रैक्स पड़ने लगते हैं। जहाँ पर कोरिन यूज करता है क्लाउड सोलर जेनेसिस और वे क्रैक्स बढ़ते ही जाते हैं। उस ऑर्ब के टूटने के साथ साथ वह सरपेंट भी गायब होने लगता है, जिसे देखते हुए मरियम को भी यकीन नहीं हो रहा होता। तभी वह किसी चीज को नोटिस करती है। वह देखती है कि कोरिन अचानक से वहां से गिरता हुआ सीधा उसके सामने आकर गिरता है। मरियम भी बिना देरी किए अपने कपड़ों में से एक टुकड़ा फाड़ते हुए उसे कोरिन के घाव पर बांधने लगती है और कहती है प्लीज सर कोरिन अपनी आंखें खोलो। और साथ ही साथ कोरिन को सीपीआर देने लगती है और रो भी रही होती है क्योंकि वह नहीं चाहती अपने किसी प्यारे को खोना और सोचती है प्लीज प्लीज सर कोरिन। तभी कोरिन भी जगाता है और कहता है रुको जरा। और इसे जगा हुआ देखकर प्रिंसेस को भी थोड़ी शांति मिलती है और वह भी मुस्कुराने लगती है। कोरिन भी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और ये मोमेंट सच में काफी ज्यादा इमोशनल होता है। वह भी काफी फूट फूट कर रो भी रही होती है और हंस भी रही होती है। कोरिन भी कहता है सच में तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। और इसी के साथ यह चैप्टर यही एंड होता है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर।